नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आए एग्जिट पोल की। सूबे में मतदान के बाद काउंटिंग की तैयारी है और तैयारियों के साथ बेसब्री से इंतजार है 3 दिसंबर का। कुछ घंटे बचे हैं। माना जा रहा है कि 3 दिसंबर को दोपहर के बाद किसकी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में तस्वीर साफ हो जाएगी। अब कुछ घंटों के इंतजार के बीच चर्चा एग्जिट पोल पर हो रही है। कोई इससे खुश है तो कोई इसे गलत बता रहा है। बड़ा सवाल यह है कि एग्जिट पोल कितने सही हैं या कितने सटीक बैठ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एग्जिट पोल है, ना कि एग्जैक्ट पोल। आज से पहले भी कई दफा अलग अलग चुनाव में एग्जिट पोल कहीं सही तो कहीं गलत साबित हुए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हर संभाग से हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे। कहां कौन से मुद्दे हावी रहे, कौन लीड लेता दिख रहा है, हमारे साथ चर्चा में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। तो अब आइए शुरुआत करते हैं और आपको यह भी बता दें कि आज 6 के 6 रीजन से यानी कि संभागों से और अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले मध्य भारत की बात करेंगे, लेकिन पहले जरा ये देख लीजिए कि किसने एग्जिट पोल में किसे कितने नंबर दिए थे। इंडिया टुडे कहता है 140 से 162 सीटें बीजेपी की आ रही है। क्लियर कट बीजेपी को मैंडेट दे रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स 140 से 159 सीटें बता रहा है। जन की बात ने बीजेपी को 100 से 123 सीटें बताई थी। कांग्रेस को 102 से 125 जन की बात ने बताई थी। इसके अलावा न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने 139 163 बीजेपी को, यह भी यानी क्लियर मैंडेट है। कांग्रेस को 62 से 86, बीजेपी को 124 पोल ऑफ पोल्स में और कांग्रेस को 102 सीटें मिलती हमें दिखी थी। आगे हम संभाग वार भी बात करेंगे। 124 बीजेपी को, 102 कांग्रेस को। ये पोल ऑफ पोल में यानी तमाम जो पोल हुए हैं उनका एक एवरेज हमें देखने को मिला था। और बिना वक्त जाए किए सीधा हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा आपको ले चलते हैं मध्य भारत की बात करने के लिए, यानी कि भोपाल और नर्मदापुरम संभाग बात करने के लिए मेरे साथ इजहार खान मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ग्वालियर चंबल की बात करने के लिए मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी देव शिमाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर यानी महाकौशल पर बात करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतना यानी कि विंध्य से बात करने के लिए ज्ञान शुक्ला मेरे साथ हैं। मालवा निमाड़ सबसे बड़ा रीजन, सबसे ज्यादा सीटें, मेरे साथ बात करने के लिए समीर खान है। सागर यानी बुंदेलखंड से बातचीत करने के लिए रचित हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समीर खान के पास लिए चलते हैं क्योंकि मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा 66 सीटें हैं। तो अगर हम सीट की संख्या को देखते हुए बात करें तो समीर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। और समीर, मेरा सवाल आपसे ये कि 66 सीटें यानी करीब करीब एक चौथाई सीटें तो केवल मालवा और निमाड़ के पास हैं। दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। जरा ये बताइए, एग्जिट पोल से कांग्रेस वाले कितने खुश या बीजेपी वाले कितने खुश? बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि दिग्गजों की जो है किस्मत दांव पर लगी है, अब हम ये कहें कि चंद घंटे ही शेष है। अगर हम वक्त की बात करें तो 12 घंटे के बाद जो है हम ये कहें सुबह गिनती शुरू हो जाएगी। तो भाजपा तो जरूर इस एग्जिट पोल से खुश नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो है इसे सीधे तौर पर नकारती नजर आ रही है। दिग्गजों की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय आज ही सुबह इंदौर पहुंचे थे। इंदौर पहुंचते ही उन्होंने जो है अपनी विधानसभा के जो कार्यकर्ताओं द्वारा एक धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा था उनकी जीत के लिए, उसमें शामिल हुए और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि वे आश्वस्त हैं। वो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के चारों राज्यों में जो है, देश के तमाम 4 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार का दावा कर रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जो जीतू पटवारी जो कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष है और जो एक बड़ा चेहरा है इंदौर से ही कांग्रेस के, उन्होंने सीधे 140 से 150 सीट का दावा किया है। ये समीर बढ़ गई क्या? परसों जब एग्जिट पोल वाले दिन जीतू पटवारी मेरे साथ थे तो वो कह रहे थे कि 130 135 तो आ ही रही है, तो ये 10 बढ़ा ली क्या एक ही दिन में? आसिफ देखिए, अगर हम बात करें तो जो घटना और बढ़ना है, अगर हम उनकी बात करें तो हम वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जो है सीटों की संख्या अचानक बढ़ा रहा है। कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो या और कांग्रेस के जो क्षेत्रीय विधायक है, जो या हम ये कहें कि जो कैंडिडेट है जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो तमाम अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए आश्वस्त करते नजर आ रहा है कि वो अब उनकी जो लड़ाई है वो काउंटिंग की टेबलों पर लड़ाई होना है। उनका कहना है कि सरकार हर कोशिश कर रही है कि काउंटिंग में जो है कांग्रेस
कि जो सरकार बनती हुई नजर आ रही है उस सरकार को वो रोक ले। मतलब साफ है आसिफ कि अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नंबरों का गेम खेला जा रहा है। कभी कोई 40 बोलता है, 140, कभी कोई 150 कहता है, तो कोई ये कहता है कि स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा का सीधे तौर पर यही कहना है कि वो पहले से कहते आ रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बनना है। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। हालांकि समीर जहां खड़े हैं मालवा निमाड़ में, वहां कई दिग्गज हैं, तो सीटें भी सबसे ज्यादा 66। और जब मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ये कहा कि जितनी जिसकी संख्या उसके पास मैं वैसे ही चलूंगा, तो अभी संजीव जी तैयार बैठे हैं 38 सीटों के साथ महाकौशल को लेकर। और महाकौशल के बारे में कहा जाता है कि महाकौशल जिसने जीत ली, फिर महाभारत भी उसी ने जीत ली। जरा चलते हैं अभी संजीव जी के पास। संजीव जी, महाकौशल, कांग्रेस 18 में तो खूब बढ़त ले गई थी, इस बार भी उम्मीदें होंगी। प्रियंका गांधी ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी वहीं से की, लेकिन सवाल वही है कि महाकौशल में इस बार कांग्रेस को वो बढ़त नजर नहीं आ रही है, वो साथ नहीं मिल रहा है कांग्रेस को, और कम से कम बीजेपी इस एग्जिट पोल से खुश है। बिल्कुल आसिफ, बीजेपी तो इतनी खुश है इस एग्जिट पोल से कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने तो लड्डू खरीदने शुरू कर दिए हैं, और उन लड्डू के जो डिब्बे हैं उन पर भाजपा और कमल का स्टिकर भी लगा दिया है। तो ये तो एक अनोखा ही बात है कि एक दिन पहले से ही वो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि कल उनको कैसे जुलूस निकालना है। तो ये खुशी तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत है। महाकौशल में उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार वो बहुत अच्छा करेंगे, और उसके कारण ही वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी बढ़त बनाएंगे और अपना जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरा फोकस महाकौशल में किया था। जहाँ तक देखें दिग्गजों को लड़ाने की बात है तो महाकौशल में प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद बालाघाट से भी सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, फिर राकेश सिंह जो सचेतक हैं वो लड़ रहे हैं। तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में महाकौशल को फोकस करते हुए इन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर ओबीसी के लिए प्रहलाद पटेल को एक हेलीकॉप्टर और एक प्लेन दिया गया था कि वो पूरे उन क्षेत्रों पे दौरा करें जहां पर ओबीसी वोट ज़्यादा है, और इसी तरह से फग्गन सिंह कुलस्ते को अलॉट किए गए थे वो सारे क्षेत्र जहां आदिवासी वोट ज़्यादा है। तो आदिवासी ओबीसी को साध कर ही महाकौशल की जो नैया है वो पार करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी प्रयास किए, क्योंकि कमलनाथ भी महाकौशल से ही आते हैं, और महाकौशल के सबसे बड़े नेता कमलनाथ को ही कांग्रेस की तरफ से माना जाता है। तो कांग्रेस ने भी ये किया था कि सिर्फ कमलनाथ की ही फोटो लगाई थी। मतलब बहुत सारे प्रत्याशियों ने तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे जी किसी की फोटो नहीं लगाई, सिर्फ कैंडिडेट की फोटो और कांग्रेस की फोटो होती थी। तो दोनों दल भरपूर उत्साह में है, दोनों को ये लग रहा है कि कल बस 12-1 बजे और फटाके फूटे, मिठाइयाँ बांटी और जुलूस निकले। तो तैयारी दोनों दलों की है, पर भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के बाद कुछ ज्यादा उत्साहित है, ऐसा लग रहा है। जरा इस पर आपके पास डिटेल में आऊंगा सर, और सियासत को और खबरों के तो खैर आप माहिर हैं ही, लेकिन जरा मिठाई विशेषज्ञ के तौर पर भी मैं आपसे एक बाद में राय लूंगा कि किसकी बेकार हो जाएंगी, किसके काम आएंगी, जरा उस पर लेंगे। देव शिमाली सर हंस रहे हैं, लेकिन देव सर आपका नंबर थोड़ी देर में आएगा। अभी आपसे पहले इजहार के पास, आपसे 2 सीटें ज्यादा हैं, तो जरा इजहार के पास चलते हैं। मध्य भारत यानी कि नर्मदापुरम भोपाल संभाग पर बात करने के लिए मेरे साथ इजहार है। इजहार करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है अंदर अंदर। इजहार, पहला सवाल मेरा आपसे, ये जो समीर ने मुझे बताया अभी, या जो संजीव जी ने बताई, ये मिठाइयों पे भी रिस्क ले रहे हैं। मतलब दोनों इतने कॉन्फिडेंट हैं कि धुआंधार लड्डू ऑफर हो रहे हैं। आपके यहाँ क्या हाल है? मिठाइयों की दुकानों का जायजा लिया आपने? बिल्कुल, देखिए मैं आपको राजधानी भोपाल का हाल बताता हूं कि जब तक एग्जिट पोल नहीं आए थे तब तक हर तरफ खुशी खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब एग्जिट पोल आए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में उदासी दिखाई देने लगी, और पूरे स्टेट के जो एग्जिट पोल है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में उदासी दिखाई दी, और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो उसे देखकर बीजेपी में उदासी दिखाई दी। तो कुल मिलाकर जो मध्य भारत है वो उसका जो मिजाज है वो बड़ा अजीबोगरीब हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियां मायूस दिखाई दे रही है। कांग्रेस पूरे स्टेट के एग्जिट पोल को देखकर मायूस है, तो वहीं बीजेपी मध्य भारत में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद एग्जिट पोल में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक।
ठीक है, देखिए इसमें मेरा मानना यह है कि मिठाइयों का कोई दोष नहीं है। अगर कांग्रेस वाले मिठाई खरीदे और जीत जाए बीजेपी, तो बीजेपी वालों को खिला दो, और अगर बीजेपी वाले खरीद लें और कांग्रेस जीत जाए तो कांग्रेस वालों को खिला दो, उसमें क्या दिक्कत है। मिठाई थोड़ी ना कमल की या पंजा छाप लिए होती हैं। मैं इस पर आता हूं आपके पास अभी, चूंकि अभी तो अपन संभागवार डिटेल सीट पर भी बात करेंगे इस पे इजहार। अब मैं जरा देव सर के पास आ रहा हूं और देव सर भी उस नंबर के तौर पर अपने आप को तैयार होंगे। देव सर, अच्छा, ये देव सर बोलने में भी सीधा मेरा सवाल आपसे यही है देव सर कि ग्वालियर चंबल अब तो बहुत कुछ उठा पटक हो गई। पिछली बार की होली कभी कांग्रेस भूल नहीं सकती, जो होली पे हुआ था। हमको भी याद है, हम तो रंग लगा रहे थे, अचानक दफ्तर से फोन आ गया था कि आइए बड़ी उठा पटक हो गई है। तो उस उठा पटक के बाद कितना कुछ बदला ग्वालियर चंबल, क्योंकि अब दिख तो नहीं रहा कांग्रेस के हाथ में इतना जितना 18 में बंपर मिल गया था समर्थन। बिल्कुल आसिफ, कम से कम एग्जिट पोल के कई सारे एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही बात बताते हैं, लेकिन चंबल है, चंबल की तासीर कुछ अलग है। इसमें बोलने और समझने में अंतर रहता है। तो अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एग्जिट पोल पर उतना भरोसा नहीं करते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जिस तरह की सीटें 18, 19, 20 सीटें दी गई हैं, ये ऐसी सीटें उस समय भी नहीं आई थी जब उमा भारती की सरकार आई थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तख्ता पलट हो गया था। लेकिन चूंकि भाजपा को लगता है कि लाडली बहना से ऐसा हो गया होगा, और अब एग्जिट पोल ने भी उसी तरह के संकेत दे दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर खुशी है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हमको आज भी यहाँ कोई उदास और निराश दिखाई नहीं दिए। वो अभी भी भरोसे में बैठे हैं कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके, एक बड़ी पार्टी बनके ग्वालियर चंबल संभाग में उभरने वाले हैं। वो 20 सीटों से नीचे जाने को तैयार ही नहीं है। हालांकि जैसा कि अभी आपने शुरुआत में कहा था कि जीतू पटवारी ने 2 दिन से बाद अपनी सीटों की संख्या बढ़ा ली, उसी प्रकार से आज नरोत्तम मिश्रा जी जब ग्वालियर आए और उन्होंने कुछ पत्रकारों से बात की, तो उन्होंने तो कहा कि हम तो 210 सीटें जीत रहे हैं, 200 सीटें जीत रहे हैं। तो उन्होंने एग्जिट पोल को भी क्रैश कर दिया है। तो निश्चित तौर पर ये एग्जिट पोल के नतीजों का ही परिणाम है। उससे जो उत्साह मिलता है, उससे जो मिलता है वो है। तो अभी तो स्थिति ये है कि दोनों यहाँ खुशी के माहौल में हैं। हालांकि जो प्रदेश, चलिए सर, ये राजी खुशी बनी रहे है, लेकिन एक सवाल है देव जी आपसे, जब नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि 200 सीटें जीत रहे हैं 230 में से, तो आपने उन्हें टोका नहीं कि सर ठीक ठीक लगा लीजिए? नहीं, अब कुछ लोगों ने उसके बाद पूछ पाए थे कि उसमें आप हैं कि नहीं है। हाँ। जो 10 सीटें वो हारी हुई जिता रहे हैं जी। तो ये तमाम सारी बातें अभी यहाँ चल रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को इन एग्जिट पोल ने बड़ा ऑक्सीजन दिया है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग वही संभाग है जिसने 2018 में बीजेपी का तख्ता पलट कर दिया था, और फिर 2020 में कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया था। कांग्रेस को इस क्षेत्र से बड़ी उम्मीदें इस बार भी हैं, उसने पूरी ताकत झोंकी थी, और बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी थी कि वो 2018 के परिणाम कांग्रेस को न दोहराने दें। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी, कि ग्वालियर चंबल इस बार किसे खिलाएगा गजक और किसे देगा उठा के पटक, और तासीर ही जब मिजाज बागी है तो साहब लगाते रहिए अंदाजा, और उसके बाद फिर कल ही खुलेगा पिटारा कि अब किसके खाते में जाती है सीटें। मैं जरा आता हूं आपके पास, ज्ञान शुक्ला बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और शायद मलाल भी कर रहे हो कि मेरे यहाँ 30 ही सीटें क्यों हैं, अगर पहले होती तो शायद पहले नंबर आ जाता। कोई बात नहीं, ज्ञान जी दे रहा है, दुरुस्त आए। मेरा ज्ञान आपसे सवाल सबसे पहला ये है, 30 सीटें विंध्य की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2 दर्जन सीटें बीजेपी ले गई थी पिछली बार, और इतना क्लियर कट ले गई थी कि विंध्य से भले ही सरकार ना बनी हो बीजेपी की, लेकिन विंध्य ने इज्जत बचा ली थी। उस वक्त बीजेपी की अच्छी खासी सीटें मिली थी। इस बार उतना है नहीं कमाल। तो ये नाराजगी है नेताओं की सरकार में भागीदारी को लेके, ये अगड़ों की नाराजगी है बीजेपी से, क्या एंगल है ये? क्यों पिछड़ी फिर ये एग्जिट पोल में उतनी सीटें क्यों नहीं? मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि देखिए 24 सीटें जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पाई थी इस पूरे विंध्य क्षेत्र के अंदर,
इस बार वो आंकड़ा 15 से ऊपर, मेरी कई बार आपसे भी बात हुई, अनुराग जी से बात हुई, सबसे बात हुई मेरी, और विंध्य में जो अलग अलग जिले हैं, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, रीवा, सीधी, जितने भी जिले हैं, मेरी लगभग जितने भी संवाददाता अपने काम कर रहे हैं, अपने साथी लोग, सबसे बात हुई है, तो सबको जो मिलाकर जो हमने समराइज किया है, कहीं पे भी मुझे 15 से ऊपर आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही नीचे जा चुकी थी, जैसे अगर अकेले रीवा जिले की बात करें तो 8 में से 8 सीट भाजपा के पास थी, तो अब 100 में से 100 नंबर पा चुके, अब 101 तो पा नहीं सकते हैं, सही बात। अब नीचे ही जाना है कहीं ना कहीं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले रीवा जिले की बात करें तो 4 सीट से ऊपर नहीं जा रही है। ऐसे ही सतना का हाल है कि सतना की 7 में से 4-3 का आंकड़ा चल रहा है। रीवा में तो एक बहुजन समाज पार्टी की भी एक सीट जो सिरमौर विधानसभा है, वो कहा जा रहा है कि रीवा में वो मजबूती होगी। तो कहीं ना कहीं पूरे विंध्य के अंदर, विंध्य में बहुत बड़ी उपेक्षा रही आसिफ। मैं आपको बताना चाहूं कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, सिंगरौली से लेके सतना तक, सीमेंट का सबसे बड़ा सब हब सतना है। रीवा में व्हाइट टाइगर सफारी है, सिंगरौली में पावर प्लांट है, कोल का जनरेशन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर आप आएंगे इस क्षेत्र में ट्रेवल करेंगे तो रीवा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिंगरौली तक जाना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ही डिप्राइव्ड बेल्ट है मध्य प्रदेश का ये। तो इस बात की नाराजगी लोगों के अंदर देखने को मिली है, और डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है लोगों के मन में कि जैसे सतना की बात करें, सतना को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, लेकिन आज अभी हमने जब इसके बाद चुनाव के बाद भी लोगों से बात की, एग्जिट पोल के संबंध में बात की, तो लोगों का कहना यह है कि स्मार्ट सिटी एक खिलौना बना दिया गया सतना को, और स्मार्ट सिटी जैसा कुछ स्मार्टनेस देखने को नहीं मिल रही है। तो इन सब मुद्दों का विरोध जो है बहुत व्यापक तौर पर देखने को आया है आसिफ। ठीक है, तो ये गिरीश गौतम को अध्यक्ष की कुर्सी दे देना या बाकी दावे कर लेना, शाह की रैली करा देना, उससे फर्क नहीं पड़ा क्या ज्ञान? रैली तो बहुत हुई थी, रैली तो मतलब आप ये समझ के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही विंध्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मध्य प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी सतना जिले से हुई थी, सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा से। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं विंध्य के अंदर 4-4 रैली कर चुके थे, और लगातार एक मतलब बहुत विग्रस कैंपेन था। प्रियंका गांधी की रैलियों की बात कर लें, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं मतलब एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर विंध्य क्षेत्र में अवश्य देखने को मिलेगा। जब ये एग्जिट पोल के नतीजे आए तो हमने अपने साथी पत्रकारों से जो अन्य दैनिक अखबारों में और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर रहे हैं, उनसे भी हमने डिस्कस किया कि कहां तक आप सहमत हैं। तो सभी का कहना यह था कि एग्जिट पोल तो आए हैं, लेकिन उनने किस प्रकार का कैसा सैंपल साइज लिया है, किन लोगों को ऑडियंस टारगेट किया है, क्योंकि इतने दिन की फील्ड में मुझे कोई इतनी प्रॉम्प्टिव एजेंसीज नहीं मिली है जो सर्वे का काम कर रही है। एक सवाल लेके मैं आपसे फिर मैं दोबारा अपने बाकी साथियों के साथ जाता हूं। ज्ञान, अगड़ों का गढ़ है विंध्य, एक शुक्ला जी तो बागी हो गए, उनको टिकट नहीं मिला तो गुस्सा हो गए, तो सिर्फ अपनी सीट पर प्रभाव डाल रहे हैं या आसपास बाकी जो शुक्ला, त्रिपाठी, मिश्रा हैं उन पे भी नाराजगी है? नहीं, बिल्कुल नाराजगी है। और उसका मतलब आपको एक चीज बताऊं मैं कि जैसे कई जगहों पर है, जैसे अगर आप चुरहट विधानसभा की बात कर लीजिए, तो चुरहट विधानसभा पे अजय सिंह राहुल पिछली बार चुनाव हार गए थे, बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, और उनके खिलाफ शारदेंदु तिवारी चुनाव जीते थे। इस बार अजय सिंह राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, तो शारदेंदु तिवारी जो भाजपा के विधायक हैं, उनके खिलाफ जो वहां के पूर्व सांसद हैं गोविंद मिश्रा के लड़के आम आदमी पार्टी से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों का एक वाइफर्केशन हो रहा है, वहां पे उनको फायदा मिलेगा। वैसे ही जो अपन सीधी प्रॉपर की बात करें, सीधी सीट की, जहां से केदार शुक्ला जी निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो वहां की सिटिंग सांसद हैं रीति पाठक, तो रीति पाठक को डैमेज कर रहे हैं केदार शुक्ला, इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। तो ऐसे ही जो सीटें हैं, जैसे मैहर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक नारायण त्रिपाठी हैं। तो अब ये चूंकि अगर मैं कई बार वैसे पहले भी कह चुका हूं, आप भी आसिफ जानते हैं कि विंध्य की राजनीति में दलगत राजनीति बढ़कर कहीं ना कहीं जातिवादी राजनीति होती विंध्य में, और जातिवादी में चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर नहीं, इसमें एक एंगल में आपसे और बात करूंगा। जो आपने मुझसे नारायण त्रिपाठी की जब जिक्र कर ही दिया कि वो नारायण त्रिपाठी का जो विंध्य वाला वो जो एंगल है ना, विंध्य प्रदेश वाला, वो कितना अलग, उसने कितना डेंट किया है बीजेपी को, उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन हमारे साथ रचित भी इस वक्त जुड़ गए हैं बुंदेलखंड की बात करने के लिए। मैंने कहा था कि बारी बारी से आएंगे, तो बुंदेलखंड में भले ही 26 सीटें हो, लेकिन दिग्गज भर भर के हैं। तो रचित के पास चलते और देखते हैं कि जनता ने क्या रचा है कल के लिए। रचित,
एक से जितनी सीटें नहीं उससे ज्यादा तो दिग्गज बैठे हैं आपके यहाँ। एग्जिट पोल की स्थिति क्या बताती है सर? क्योंकि पिछली बार तो बराबर छूटे थे बीजेपी और कांग्रेस, करीब करीब शायद 14 या 10 का आंकड़ा था, तो इस बार क्या नजर आ रहा है? सर आपको बता दें कि बुंदेलखंड की जो 26 सीटें हैं उनकी सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका होती है। पिछली बार बीजेपी को 14 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अगर सागर जिले की 8 विधानसभाओं की बात करें तो जो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से मैदान में है, उनके लिए नीरज शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो काफी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें जो हाई प्रोफाइल सीट है रहली और खुरई, यहाँ से 8वीं बार चुनाव जीतकर 9वीं बार मैदान में है मंत्री गोपाल भार्गव, तो उनके लिए जो ज्योति पटेल है उनके लिए कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो हालांकि यहाँ पर कुछ ज्यादा टक्कर कांग्रेस की दिखाई नहीं दे रही है। और बात सुर्खी की करें तो यहाँ से रक्षा राजपूत मैदान में है, यहाँ पर बीजेपी के लिए भी वो ज्यादा टक्कर देती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन पिछली बार जो बंडा से कांग्रेस के विधायक थे तरबर लोधी, उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बंडा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें आम आदमी पार्टी से सुधीर यादव टक्कर दे रहे हैं, वही बीजेपी से वीरेंद्र लोधी मैदान में है। अगर अभी बात कर लेंगे तो अगले आने वाले आधे घंटे में क्या बात करेंगे? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। शादी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं आपके गोपाल भार्गव, वो सीएम बनने की हसरत ही रह जाएगी, क्योंकि इस बार तो सीधे सीधे 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, एक बीजेपी महासचिव सीधा मैदान में उतरे हुए हैं। तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे क्या शादी वाले बाबा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक? लगातार अगर देखा जाए तो वो विधानसभा चुनाव में अपने विधानसभा में तो मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर लोगों के बीच में गए। उन्होंने इस बार जो प्रचार किया वो इसी बात को लेकर किया कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में होंगे। वरिष्ठता को लेकर उन्होंने कई सभाओं में ये भी कहा कि वो इसके पहले जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उनका पद था जो मुख्यमंत्री के बराबर था। तो लेकिन उन्होंने कई बार उनका बयान सामने आया, उनकी जुबान से ये बात निकल कर आई है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और जो कार्यकर्ता थे उनके जो समर्थक थे वो भी जनता के बीच में यही बात लेकर गए हैं और वोट भी इसी को लेकर उन्होंने मांगा है। तो जब हमने उनसे बात की थी तो उनका यही कहना था कि अब बाकी जो है वो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। यहाँ तो पार्टी का जो छोड़ भी दिया और ये भी बता दिया कि तय तो आला कमान करेगा, अगर सीएम फेस के नाम पर वोट मिल जाए तो क्या दिक्कत है। 230 सीटों पर हर कोई अपने आप को फेस तो बता ही सकता है इशारों में सही। मेरे साथ हर संभाग से मेरे सहयोगी जुड़े हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रखना होगा। ब्रेक के उस पार भी फिर हम बात करेंगे अपने सहयोगियों से और जानेंगे कि उनके संभागों में एग्जिट पोल कितना सटीक मानते हैं वहां के लोग या सियासी दल। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।